अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। you're watching गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ हमेशा की तरह हरमीत पाजी इस्लामाबाद से हैं, लेकिन अब्दुर्रऊफ साहब आज मिसिंग है, तो मैं तो उन्हें बहुत मिस करूँगी और यकीनन आप भी उन्हें बहुत मिस करेंगे। हरमीत पाजी आप भी मिस करेंगे आपको हम। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम लाहौर एंड गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है रऊफ साहब, बल्कि हम तीनों सेट पे होते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। रऊफ साहब की कमी हमेशा महसूस करते हैं जब वो नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सर्दी जब बढ़ जाती तो रऊफ साहब सर्दी को ज़्यादा एंजॉय करने के लिए छुट्टी न कहीं कर ही देते हैं। बहरहाल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हम देखें सिलसिला तो चलता जाएगा, कभी छुट्टियाँ कभी स्क्रीन, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं उसको अगर देखा जाए तो मामला जो है सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आ रहे हैं और पीडीएम भी हैरान परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक तरफ तो इकॉनमी की वो सूरत हाल जो है वो पहले से बिगड़ी हुई है, दूसरी जानिब सियासी एक आदम इस्तेहकाम का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस किस्म का झटका होगा और एक ऐसा आज़ाद उम्मीदवार जिसने ऑलरेडी इससे कबल हमजा शहबाज को ही वोट दिया था और अचानक उसका नमूदार होना और अचानक उनका वोट इमरान खान या परवेज़ इलाही साहब के हक़ में देना, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। और वैसे भी अगर हम देखें तो सारी सूरत हाल में पीटीआई या परवेज़ इलाही साहब ने कोशिश ये की थी कि कहीं ना कहीं पीडीएम को अंधेरे में रखा था और पीडीएम इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि 12 से 15 अरकान जो है वो वोट डालने नहीं आएंगे और वो जो है उनकी वजह से कम जीत जो है वो हमारी हो जाएगी और हमजा शहबाज जो है नए वज़ीर आला हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम खुद भी हैरान थे, जितने भी सहाफ़ी थे उनके तज़िये। लेकिन कल जो बात आई है कि हमने भी अपने शो में ये डिस्कशन की थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कि मार्च तक मामलात को लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने तरक्याती काम कुछ ऐसे शुरू किए हैं। फिर खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से या फरा गोगी के जो केसेस हैं या बुशरा बेगम के जो केसेस हैं, इस हवाले से भी उन्होंने बारहा इमरान खान साहब के सामने चीज़ें रखी कि अगर पंजाब की हुकूमत जाती है तो इन चीज़ों का हमें सामना करना होगा। लेकिन बहरहाल हमने ये देखा कि वो इमरान खान साहब को कायल नहीं कर पाए। हालांकि इससे कबल जो खबरें थीं वो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ लोगों से जब मुलाकातें हुई तो उसमें उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब कायल हो जाएंगे और मामलात मार्च तक चले जाएंगे। लेकिन कल अचानक जो समरी आई जिसपे परवेज़ इलाही साहब के दस्तखत थे, तो तमाम तर मीडिया के साथ साथ तमाम तर जो लोग हैं वो खुद हैरान थे कि कहाँ से ये सरप्राइज आ गया। ठीक है, हर गुजरते दिन के साथ एक आने वाला जो सरप्राइज होता है वो आपको हैरान कुन मतलब ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि एक आम लेमैन और एक आम व्यूवर की बात करें तो वो भी सोचता है कि सियासत में आजकल ये जो डायनामिक्स 360 के एंगल से चेंज हो रहे हैं वो किसी के समझ में नहीं आ रहे। बहरहाल कल की मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ यही है, जो कि आपने न्यूज़ में भी करंट अफेयर में भी, जो कि मॉर्निंग शो का आगाज़ भी हम से कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल कर दिया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से जो दिया गया था, और अब वज़ीर आला का इत्तेमाद का वोट जो है उसकी सारी स्टोरी रात 12 बजे के बाद जो ऑन एयर हुई उसके बाद आपने देखी। तो अब सूरत हाल आप जो पंजाब असम्बली के अंदर के मनासिर हैं वो सबको काफ़ी अम्यूजिंग लग रहे हैं, क्योंकि अंदर आप काफ़ी इस तरह के मुख्तलिफ विजुअल्स जो है वो देख रहे हैं। बाहर की अगर बात करें तो फवाद चौधरी साहब बाहर निकलते हैं तो जब वो मीडिया से बात करते हैं तो वो भी हाईलाइट्स बन जाती है। तो आजकल हर किसी की स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी आपको कन्फ्यूज़ कर रही है। आम आवाम जो पब्लिक आजकल ज़्यादातर देखती न्यूज़ है और पॉलिटिकल में बड़ा इंटरेस्ट है सबका, तो दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन, क्योंकि कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। तो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल तो ये है। लेकिन आज हमारे पास प्रोग्राम के आगाज़ में हरमीत इंटरनेशनल खबरें कुछ ऐसी हैं जो कि काफ़ी सरगर्म है। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम अपने पाकिस्तान अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर महंगाई की बात करें, दूसरी सूरत हाल की बात करें तो दूसरे ममालिक भी इससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। सर्दी बहुत शदीद है बरतानिया में, आप इस वक्त जानते हैं, लेकिन सर्दी के साथ साथ अब एक और बहुत बड़ा मसला है जो कि वहाँ के लोगों को दरपेश आने वाला है। एम्बुलेंसेस के 25,000 से ज़ायद वर्कर्स जो हैं वो अब स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं। 28 दिसंबर को ये इंडिया उनकी जानिब से दिया गया था, जो कि डिले करके 11 जनवरी तक आया। लेकिन अब ये जो बरतानिया के लोग हैं वहाँ पर एम्बुलेंस के वर्कर्स ने स्ट्राइक क्यों की है, वहाँ पर सबसे बड़ी वजह जिसकी हम बात बहुत कम करते हैं शायद हरमीत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है वो कंपैरेटिवली हर जगह ऊपर गया है। हमने जिम्बाब्वे की बात की, हम बरतानिया की अक्सर औक़ात बात करें, लंदन में तारीख में कभी इतनी बुलंद तरीन सतह पर महंगाई नहीं हुई जितने वक्त ग्राफ ऊपर गया है फ़िलहाल। लेकिन वहाँ पर ये जो वर्कर्स हैं उनका कहना ये है कि
कि तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा, परसेंटेज जो है वो 4% कही गई थी, अब वो 11% है। इस तरह के उनके बहुत सारे मुतालबात हैं, जिसकी वजह से अब ये एक और मसला जो आपको याद है सोहा कि ये हम मुसलसल देख रहे हैं कि इंग्लैंड के बारे में, एक तो वहाँ के वज़ीर आज़म जिस तरह तब्दील हुए, वो जिस तरह हम पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 34 से ज़ायद वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान में जिस तरह तब्दील हुई, इसी तरह हमने वहाँ पे देखा। लेकिन वहाँ एक सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, लेकिन डिलीवर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो जब से यूक्रेन का ये मसला शुरू हुआ है, रशिया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं या इंग्लैंड है, अब तो वो उसका हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के साथ साथ वहाँ गैस का बुहरान बहुत ज़्यादा था इंग्लैंड में, जिस तरह आपने अभी बताया कि सर्दियाँ उरूज पर है और स्ट्राइक हो रही है। इससे कबल रेलवे के जो मुलाजिमीन थे, तमाम तर रेलवे जो है वो बंद कर दी गई थी इंग्लैंड में, और उनकी भी यही स्ट्राइक थी कि एक तो टाइमिंग जो है उनकी ज़्यादा है, नए लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा, उनकी जो तनख्वाहें उसमें भी कमी है। और अब आप एम्बुलेंस की जो खबर लेके एक हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर मुल्क जो है इस वक्त महंगाई की नज़र हो चुका है, और मुतासिर जो है एक आम आदमी से लेकर जो मिडिल क्लास और एलीट क्लास का शख्स है वो भी मुतासिर कहीं ना कहीं नज़र आता है। और यही वजूहात जो है पाकिस्तान के साथ साथ मुल्क के दीगर, दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वहां पे भी हमें ये चीजें नजर आती हैं। लेकिन बहरहाल हम इंग्लैंड में देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है, कल परसों मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था इंग्लैंड के हवाले से। जाहिर बात है कि जो बाहर रहते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो बड़े रिलैक्स हैं, लेकिन जब उससे मैंने बात की तो उनका कहना यह था कि हरमीत, जितनी सैलरी में लेता हूं बहुत कम मुझे बचत होती है कि मैं अपने घर भेजूं, और वो भी बड़े मुश्किल से ये सूरत हाल है, और बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ी हुई है वहां पे। तो अगर देखा जाए एक तरफ तो हमारे वो ममालिक जो जाहिर बात है कि ना उनकी मईशत हमारी ठीक है ना और मामला ठीक है, उसके बावजूद हम देखें कि यार जो सूरत हाल है, तो दीगर वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार होता है, वहां पे अगर सूरत हाल ये होगी तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको ऐड ऑन करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको यहाँ पर फैसिनेट करती है ना चीज़ें बैठ के पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर या किसी भी और मुल्क में, वो लोग जो सोचते हैं कि बरतानिया जाना चाहिए, कनाडा, मतलब इन इलाकों की तरफ या इन ममालिक की तरफ जाने की बात करते हैं, तो चीज़ें फैसिनेट कर रही हैं। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, महंगाई की बात करें, हुकूमतों की बात करें, तो इस वक्त पूरी दुनिया में राउंड द ग्लोब चीज़ें इतनी चेंज हुई हैं कि वो डायनामिक्स सबको इक्वली मुतासर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपको एड्रेस करने का मकसद ये था कि इतना फैसिनेट ना हो, सिचुएशन ज़रा काफ़ी हद तक ख़राब है और कुछ मज़ीद चीज़ें इसको ऐड ऑन करती हैं। हरमीत बाजी, एक और बड़ी अहम खबर जिसको 2-3 दिन पहले हमने अपने आप में डिस्कस भी किया था, प्रिंस हैरी की आने वाली वो किताब जिसने आते साथ ही 1.4 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। बिजनेस ही कहूँगी मैं इसको, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, इसके अलावा आप बरतानिया की बात करें, एवरीवेयर इस किताब को, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, आप ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो हर तरह से इतनी हाइप मिल रही है, क्योंकि उसमें इंकशाफात ऐसे, जिसमें हमने आपसे सिर्फ एक शेयर किया था, जिसकी जानिब हम देखते हैं, अगर ओवरऑल देखें तो तालिबान की जानिब से जो मौजूदा अफगानिस्तान है उनकी तरफ से एक हार्श रिएक्शन सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपनी किताब में कि 11 जंगजुओं को उनकी जानिब से हलाक किया गया। ये सिर्फ एक फैक्टर था जो काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी वायरल हुआ, इस पर हमने बात की। लेकिन अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो इस वक्त शाही ख़ानदान उन पर शदीद गुस्सा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस किताब में बहुत सारे इंकशाफात किए जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि वो अपने ख़ानदान से तो अलग हो चुके हैं। और अगर हम सारी बुक की बात करें तो इस बुक को इस वक्त लोग लेने के लिए कतार में शाही खड़े ख़ानदान की अगर हम बात करें तो किसी न किसी दौर में, किसी न किसी सूरत में वो मुतनाज़ा जो है चीज़ें उनके घर से, ख़ानदान से बाहर आई हैं। और आपको याद होगा लेडी डियाना के बाद कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था, उनके कुछ स्कैंडल जो थे वो भी सामने आए। तो उसके बाद भी बड़े ज़्यादा जो है इनको हमने देखा कि वहाँ के मुकामी लोग जो थे उनके भी बड़े सवालात उठे। और उसके साथ साथ अब ये जो बुक आई है, यानी इसके ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने जिक्र किया है, हम उमूमन देखते हैं कि मुख्तलिफ, एक तो सोशल मीडिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया। और इसमें कोई शक नहीं है सोहा, मुझे वो अगर रहू साहब होते तो उनको याद भी ये फिल्म होती, शायद मुझे उस फिल्म का याद तो नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सीन फिल्माए गए थे जिसमें इन जंगजुओं को पकड़ा जाता था और जो फौजी होते थे, यानी शौकिया जिस तरह हम जाते थे तितर बटेर का शिकार करते हैं, इसी तरह वो इनका शिकार करते थे। और इनका जो मजाक है जंगजुओं का या वहाँ के अफगानी जो लोग हैं उनका उड़ाते उस फिल्म में नजर आते हैं सारी चीजें। तो अगर यहाँ पे देखें जो बुक में उन्होंने
उन्होंने रियलिटी सामने वो चीज़ें लाए, तो उससे आप देखें कि बिहाइंड द सीन कितने चीज़ें हुई होंगी। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि शाही ख़ानदान में उस पर इस चीज़ के हवाले से बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल भी पाया जा रहा है, और कोशिश होती है कि शाही ख़ानदान की जो बातें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो कहीं पब्लिक ना हो जाए। हमेशा कोशिश इस बात की रही है, और आपको याद होगा कि जो लेडी डियाना है उसके साथ भी मामला कुछ यूँ थे कि कुछ चीज़ों के हवाले से वो बगैर परवाह किए वो प्रोटोकॉल को फॉलो ना करना, तो यही वजह थी कि उनकी और शाही ख़ानदान के कुछ लोगों की जो है पहले से ही मामला जो है बड़े ख़राब थे। और अब हम देख रहे हैं कि पहले से शहजादा जो है ये तो पहले से ही बहुत पहले इस फैमिली से आउट हो चुके हैं, जब से उन्होंने शादी की हॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ। जी, हर स्टेटमेंट को बहुत हाईलाइट किया जाता है। दरअसल बेचैनी शाही खानदान में इसलिए पाई जा रही है बिकॉज उन्होंने जिस चीज़ को टॉपिटाइज किया है इस पूरी बुक में, वो बेसिकली ये है कि मेरा बचपन कैसे गुजरा, मौजूदा फ़ौज जो है उसमें अफ़गानिस्तान में जो भी सूरत हाल है उसमें हमारा किरदार क्या है, जो कि बरतानिया की और अगर ओवरऑल सिक्योरिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। इसके अलावा बीइंग अ फादर, बीइंग अ सन, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा है। शाही ख़ानदान की वो ग्राउंड रियलिटीज़ भी इस बुक में हो सकती हैं जो कि शायद कभी लोगों को ना पता चली हों। अच्छा, आप दो लोगों को देखिए, एक वो लोग हैं जो कि अगेंस्ट है। अगर लाइव शो की बात करें तो हैरी की बुक जिसका नाम स्पेयर है उसको लाइव शो में डस्टबिन में भी फेंका गया है। मतलब बहुत सारे लोग अगर तनकीद कर रहे हैं और फेवर में नहीं है, तो एट द सेम प्लेस एक लोगों की लंबी कतारें बुक स्टॉप्स के बाहर मौजूद हैं जो कि इस वक्त सिर्फ इस किताब को पढ़ने के लिए और ख़रीदने के लिए मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बेचैनी सी और एक हलचल जो पाई गई है उसका आप देखें कि नतीजा ये निकला है कि रिलीज़ वाले दिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नेक्स्ट डे, रिलीज़ वाले दिन 1.4 मिलियन का ये बिजनेस जो है इस बुक ने कर लिया है। ऑल्दो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और आज हम इस पर भी बात करेंगे। ने टिपिकल रनडाउन की तरफ चलते हैं। आज फ्राइडे है जो कि जुम्मे का दिन है, तो हमारे आज के रनडाउन में क्या क्या होगा आपसे वो शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम ये डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो भी सिनेरियो इस वक्त पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चल रहा है पूरे मुल्क में, वहाँ पे कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। और फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई है कि पंजाब और केपीके की समरीज पहले तोड़ी जाएंगी। इत्तेमाद का वोट ले लिया, एक क्लीन शीट, एक क्लियर शीट उनको मिल गई है, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम डिटेल में आज की टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हरमीत पाजी ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो हमारे मॉर्निंग शो का जो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है पूरी टीम को, उसमें उन्होंने शेयर की। कहा जा रहा था कि सियाह काफ़ी इस हवाले से थोड़ा सा परेशान है कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई इस दफ़ा मरी में, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में धूम से बारिश हुई और इसके बाद लाहौर में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, तो अब मलिका कौसार जो है वो एक बार फिर से सफ़ेद चादर ओढ़े जो है खूबसूरत तरीन लग रहा है, और सियाह वहाँ पर जो मौजूद है वो काफ़ी खुश हो गए हैं कि अब हम स्नोफॉल एंजॉय करेंगे। हरमीत पाजी, आपका प्लान है जाने का वहाँ पे? करीब करीब में आप तो जा सकते हैं। बिल्कुल, वैसे इरादा तो है, लेकिन उससे कबल पहले जाना है कोयटा की तरफ, वहाँ पे स्नोफॉल को एंजॉय करेंगे। लेकिन मरी करीब है, घंटे डेढ़ का रास्ता है, तो यहाँ किसी वक्त भी प्लान बन सकता है। बहरहाल अगर हम देखें जो ठंडी ठार हवाएं, सर्द हवाएं, अब इस्लामाबाद में भी आपको वो फीलिंग जो है मरी वाली जो कभी वो आपको फील होती है, क्योंकि जाहिर बात है बहुत ही करीब है। लेकिन मरी में बर्फबारी हुई है और सयाह जो हैं वो भी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। जो इस्लामाबाद के रावलपिंडी या मुलैका इलाके हैं यहाँ से तो करीब है काफ़ी, तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अगर वो सवात या स्कर्दू या ऐसे इलाके जो दूर दराज हैं वहाँ नहीं जा सकते तो वो मरी की तरफ चले जाके पूरा दिन गुजार के शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। बस फिर यही हमने भी करना है, और वीकेंड आ गया है तो आप वीकेंड पे प्लान कर सकते हैं, बट विद ऑल दी SOPs, ऑल सिक्योरिटीज़ टू कीप इन माइंड कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने आप को महफूज बनाने के लिए हर वो चीज़ ज़रूर करें जिसकी आपको गाड़ी में ज़रूरत है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। सो आगे बढ़ते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ में आपको ये भी बताएंगे कि हमारे एक टेनिस स्टार है साद अहमद, जो एक्सपर्ट हैं, टैलेंटेड हैं, बट ही इज़ वेटिंग फॉर, वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो बेसिकली फ़ंड्स हैं, जिसके लिए वो प्रैक्टिस की अगर बात की जाए, इंटरनेशनल सारे कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करने की बात की जाए, और सो मेनी अदर थिंग्स जो कि उनको चाहिए होती हैं। किट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस के लिए एकेडमीज़ की बात करें, तो वो अभी फ़ंड्स के मुंतज़िर हैं। तो हम इसको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि इन लोगों की भी आवाज़ बना जा सके। इसके अलावा मुल्क में इस वक्त, कल सोशल मीडिया पर मैंने ये पोस्ट देखी तो आई शेयर्ड बाय माई सेल्फ कि मुझे जो फॉलो करने वाले लोग वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। डिफ्थीरिया जो है उसकी वबा मुल्क में फैल चुकी है। हम फैलने के बाद, मतलब हमने पहले भी इस दफ़ा बात की कि जो कोरोना वायरस है उसके बाद मुख्तलिफ तरह से ये वेरिएंट्स जो हैं मुख्तलिफ शक्ल में सामने आ रहे हैं, लेकिन डिफ्थीरिया जो है बेसिकली ये क्या है, डायग्नोस कैसे होता है, इसका इलाज मुआवजा कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं,
किस तरह से आप इसके इलाजमोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, कंसल्ट कहाँ पर करने की ज़रूरत है, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो आज के इस डिटेल सेगमेंट में हम आपको देंगे। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि आजकल के नौजवान जो हैं उन्हें कितनी अशद ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की, क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हरमीत आपको पता है कि हम जो ऑन स्क्रीन देखते हैं, किसी को सक्सेसफुल देखते हैं तो हमें लगता है कि ये करते हैं, लेट्स गो फॉर दिस, इसमें पैसा है, ये करते हैं, बिल्कुल। जबकि अपनी एक्सपर्टीज को बाज़-औक़ात हम डिनाई कर देते हैं। तो उनको डायग्नोस करना, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है, तो पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारी एक्सपर्टीज़ है क्या, फिर उसको पॉलिश करना, फिर उसको कैश करना। ये पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें आप कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जहाँ पर आपको सक्सेस मिले और आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो नौजवान है वो कितना तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कितने परेशान हैं, उनको आज थोड़ी सी डायरेक्शन देने के लिए हमने एक डिटेल सेगमेंट रखा है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर डन विद द टॉप स्टोरीज जो कि हम आपको बताएंगे पूरे 2 घंटे में, लेकिन पहले घंटे के शुरू में हम आपको देते हैं डेली डोज। तो फ्राइडे का डेली डोज हम शुरू करते हैं। आज के पहले डेली डोज में हम आपको हाथ के साइज़ का छोटा सा मैट्रिक के ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कि करते रहे हैं मेंडिक का ऑपरेशन, जो कि मुझे करने का इटसेल्फ बहुत शौक था, लेकिन डू यू रिमेंबर गाइस, अमीर पाजी आपको भी याद होगा, जो साइंस के स्टूडेंट होते थे मैट्रिक में उनका सबसे बड़ा टारगेट यही होता था और पूरे साल हम सिर्फ इस एंटरटेनमेंट में और इस एक्साइटमेंट में गुजार देते थे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमने मेंडिक का ऑपरेशन करना है। लेकिन ये इतना छोटे साइज का हम आपको दिखा रहे हैं खरगोश इतने छोटे साइज का है जो सीम्स टू बी लाइक मेंडिक, क्योंकि वो इतना छोटा है साइज में, क्योंकि इनकी पैदावार जो है वो बस यहीं पे पाई जाती है अगर हम इस जगह की बात करें, लेकिन ये अब नापैद होने के करीब हैं। आप सोचें कि हमने खरगोश हमेशा बड़े साइज़ में देखा है, ये छोटे से साइज़ का खरगोश है। और पहले ये कहा जा रहा था कि इस एरिए में ये वो घास, ख़ास किस्म की घास खाते हैं जो कि सिर्फ सर्दियों में उगती है, इस वजह से इनकी जो नस्ल है वो नापैद होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। लेकिन वहाँ पे जो माहिरीन मौजूद हैं उन्होंने 10 माह से उठाए खरगोश और 10 खरगोश उठाकर इसको सेव कर लिया, उनको वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें उनकी अफजाइश हो सके। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इनकी तादाद बहुत कम है, तो क्यूट लग रहे हैं। बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नायाब होती नज़र आ रही हैं और जिसकी वजह ये है कि एक तो जो तब्दीलियां हैं, माहौलियाती तब्दीलियां जो रुनमा हो रही हैं, दूसरी जानिब एक आबादी जो है वो भी बड़ी बेदरख्त तरीके से जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे याद है कि मेरे गाँव में बल्कि मेरे घर के आस पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, बहुत सारे ऐसे जानवर जो मंडलाते रहते थे और रात अंधेर में रात को निकलना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, अब पहाड़ों तक तो वो आवाज़ें जानवरों की आपको सुनाई देंगी, लेकिन करीब से वो आने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसकी वजह की आबादी बढ़ गई। और खरगोश का आपने जिक्र किया, मैंने तो गांव में पाले भी हुए हैं, पूरे गांव का हशर नशर कर घर के जो है वो नायाब है हरमीत पाजी, ये बहुत नायाब है, पालना होता है और ख्याल रखना इनका। लेकिन ये तो खैर माशाल्लाह बहुत छोटे हैं और बड़े वो है, जिस तरह आपने मिसाल दी कि मेंढक और जैसे छोटी सी चूहिया तो उस जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो खरगोश जो हमारे गांव में होते हैं या आसपास कई जंगली खरगोश जो पाए जाते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, तो ये बड़े क्यूट्स हैं और इसकी नस्ल को बचाना वाकई में एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश करने वाले लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नायाब जानवरों को बचाया जा सके। हम आपको इनका नाम भी बता देते हैं, कोलंबिया और बेसन पिग्मी इनका नाम है और इनको बहुत नायाब तरीन खरगोश कहा जाता है। इनको सेव करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं और लोग कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब है और काफ़ी हद तक नाकाम भी, लेकिन ये बहुत क्यूट लग रहे थे, इसे सोचा हमने क्या डेली डोज में डाल के खबर आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर आपको देते हैं। मुनफरिद और अनोखी खबरें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और ज़्यादातर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ। आपको ये फ़िश दिखाते हैं जो इस वक्त सऊदी अरब के सहरा में मौजूद है। और आपको पता है कि हम अगर फ़िश की बात करें, मछली की, तो हमें फ़ौरन से ख्याल आता है कि मछली तो जल की रानी है, वो तो पानी में ही रहती है, पानी के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन आप इस किस्म की मछली को देखिए जो कि सहरा में इस वक्त ज़िंदा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर आप देखें इसकी शक्ल को गौर से तो इसके मुंह की साइड पे कुछ एंटीनाज बने हुए हैं। वो एंटीनाज जो हैं वो इसको हेल्प आउट करते हैं अपनी इस टाइम पीरियड में जब वो पानी में नहीं होती। तो ये अनोखी सी मछली है जो कि इस वक्त सऊदी अरब के सहरा में पाई जा रही है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अफ्रीका साइड पे भी पाई जा सकती है, जनूबी अफ्रीका साइड पे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने तो कभी नहीं देखी अरमीत पाजी पानी के बगैर मछली। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। वैसे आपने जो मिसाल दी कि मछली जल की रानी है, वाकई में आप जब मछली खा लेते हैं तो उसके बाद पानी की तब भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको
पानी चाहिए होता है पेट में भी। तो यही सूरत हाल है यहाँ पे। आप देखें कि रेगिस्तान में वो बगैर पानी के और वो घूम फिर रही है, एंजॉय कर रही है। तो यकीनन हम सब के लिए ये चीज़ देखना वो है, यकीन नहीं आता इन सारी चीज़ों पे कि क्या पानी के बगैर भी मछली ज़िंदा रह सकती है। लेकिन आप देखें ना कि वो अरबी पाजी जो है उसने उठाई भी है रेगिस्तान से, और वो दिखा भी रहे हैं वीडियो में, और हैरान कुन है। वैसे शायद ये हो सकता है कि कभी कभार ऐसा लग रहा है कि किस समंदर के किनारे से कुछ चीज़ें जो हैं वो निकल आती हैं, कहीं ना कहीं दूर फासला तय कर लेती हैं, लेकिन वापसी की कोशिश में नाकामी होती है। शायद ये वजह भी हो सकती है, और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ जानवर जो है या कुछ फिशेस जो है जो अभी हयात हैं वो बाहर भी रहने की कोशिश करते हैं या रह सकते हैं। अच्छा, हाइबरनेशन पीरियड जो होता है आपको पता है, ख़ासतौर पर ज़मीनी अगर हम हयात की बात करें, समंदरी हयात की बात करें, जो खुश्की पे रहने वाले होते हैं, उनका एक हाइबरनेशन टाइम पीरियड होता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करें। बेसिकली मैंने आपसे कहा कि इनके फ्रंट साइड पे, इस मछली के फ्रंट साइड पे जो एंटीनाज लगे हुए हैं, जो सींग नुमा एंटीनाज है, बेसिकली वो खासियत है इस मछली की, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं टू लिव इन लाइक ड्राई प्लेस, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सहरा पे वो ऐसे लहरा रही हैं जैसे बेसिकली वो पानी में हो। और कहा जाता है कि अपने इर्द गिर्द इनमें एक खासियत होती है, मतलब कुदरत का एक करिश्मा ही कह लें, या कुदरत की एक खासी चीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक पतली सी लेयर बना देते हैं जो कि इनको नम रखती है। और टाइम पीरियड जो है वो 8 घंटे है। 8 घंटे तक ये मछली पानी से बाहर रह सकती है। और ये जो है स्पीशीज़ बेसिकली कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ हमने सऊदी अरब की खबर आपको दी है, जनूबी अफ्रीका साइड पे और इस तरह से कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये मछली भी पाई जाती है। तो भी ज़बरदस्त सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी सऊदी अरब से ही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपने मकई को हमेशा सिर्फ एक ही कलर में देखा होगा, जो कि बेसिकली सुनहरी रंग होता है। अगर हम कॉर्न्स की बात करें तो खाते भी बहुत शौक से हैं, और ये जो सट्टा है ये मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ अंदाज में बनता है। कोई इसको वैसे उबाल कर खाता है, कोई इसको अब देखते हैं पठान रास्तों में या इर्द गिर्द बाज़ारों में आपको वैसे भी गर्म करके छल्ली की सूरत में देते हैं। आप रिलेट कर रहे होंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी अपने इर्द गिर्द। लेकिन ये जनाब है जिन्होंने इतनी मेहनत की, और हरमीत पाजी देखें, गुलाबी रंग हो, जामुनी रंग हो, ग्रीन हो, रेड हो, येलो हो, सारे कलर्स में इन्होंने ये मकई उगा ली है, और कितनी ये अच्छी लग रही है। वैसे मैंने 2 किस्म की जो है वो खाई भी है, और हमारे गांव में मैंने देखी भी है बहुत ज़्यादा। एक तो मैरून कलर की और एक जामनी कलर की। और वैसे तो नॉर्मल जो है वो जिस तरह हम देखते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब व गरीब है कि हर दाना दूसरे से मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ कलर्स हैं। और वो कलर को आप देखें जैसे स्याही भर भर के दानों को स्याही से भरा हो, लेकिन बड़े मज़े के लग रहे हैं। जैसे तस्बीह के दाने जो है ना वो आपको जैसे नज़र आते हैं मुख्तलिफ कलर्स में, तो उसी तरह लग रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि खाने का टेस्ट कैसा होगा, वो भी शायद मज़े का होगा। जब इतने मज़े से उन्होंने इतनी मेहनत की और इतने मज़े से काम किया, और उस मेहनत का सिला हमें मुख्तलिफ कलर्स की सूरत में देखने को मिल रहा है, तो शायद टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। अच्छा हरमीत पाजी, बात यह कि अभी बहुत बड़े लेवल पे काश्त नहीं की, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन जो है, और ख़ासतौर पे सऊदी अरब का एक ऐसा शहर है, नाजान इसका नाम है, वहाँ पर ज़मीन जो है वो ज़्यादा ज़रखेज़ है। तो ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन जो है वहाँ पर ये उगाई जा सकती है। और जैसे कि आप बात करें ना कि आपके गाँव में 2 रंग के मकई के दाने आपको पता है कि वहाँ पर मौजूद है, इस तरह से सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर ये रंगीन मकई के दाने जो है वहाँ के काश्तकार उगाते थे। लेकिन ये जनाब उनके पास गए, रिसर्च की, और फिर इसको बड़े लेवल पर उगाने की कोशिश की, तो ये रंगीन मकई के दाने जो है वहाँ से लेकर आए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी कम लेवल पे किया है। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट को मैं बड़े लेवल पर करूँगा ताकि काश्तकारी जो मज़ीद बढ़ाई जा सके और मुझे इससे खासा इस कारोबार से फ़ायदा हो। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको ये ख़बर देते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब के लिए इंस्पिरेशन, हम सब के लिए ये एक ऐसी ख़बर है कि अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दे, वरना 90 साल की उम्र तक आप बस में चढ़ने के काबिल भी नहीं होंगे। तो जनाब बस चला रहे हैं। हम एक ऐसे ड्राइवर की कहानी आपको सुना रहे हैं जो कि 90 साल के हैं और 70 साल उनको ये सर्विसेज देते हुए हो गए हैं, लेकिन 90 साल की उम्र में वो बस चला रहे हैं, बस ड्राइवर हैं। एंड गेस व्हाट, वो कहते हैं कि मैंने अगले 1 और साल तक भी इस काम को जारी रखना है। वो इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है। हरमीत बाजी, क्या इनकी सेहत होगी, आप देखें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारे तो 90 साल में जो पहुंचते हैं बड़े मुश्किल से, बेचारी सरवाइव उतना उनका मुश्किल हो जाता है। तो हड्डियाँ टूटी होती हैं या कहीं ना कहीं मेडिसिन का इतना बोझ आपने उठाया होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, चाहे हम जापान की बात करें या बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं,
और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमने देखे हैं, हमने अपने इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जब हमने सफ़र किए तो मेरी कई ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई हैं कि मैं खुद हैरान हुआ कि उनसे जब मैंने पूछा कि भाई आप इतने एज के हैं, यानी 114 साल के शख्स से मेरी मुलाकात हुई और बिल्कुल वो हमारे साथ बैठा था और काफ़ी गपशप हमारी हुई, और उनसे जब मैंने पूछा कि ये सेहत का राज क्या है तो वो कहा करते थे कि भाई सुबह उठता हूँ, बहुत जल्दी वॉक करता हूँ, खाने पीने में जो आजकल की चीज़ें हैं वो नहीं खाता, वो देसी खुराकें हैं मेरी। तो आप ये देखें ना कि आपकी बातों से कि जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो शायद उनको देर तक जो है वो सेहतमंद रहते हैं। और मिसाल आपके सामने है कि इस बस ड्राइवर को देखें कि वरना आपकी बात दुरुस्त है कि जोड़ में इतना दर्द होता है कि भैया बस में जाना तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, सीढ़ी चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे देखें आप वो चला रहा है बाकायदा मुसलसल बस को जो है किस अरसे से वो चला रहा है, और अभी भी वो देखें तो काफ़ी तमन्ना और काफ़ी सेहतमंद नजर आ रहा है। और हरमीत पाजी, आपको एक और बात पता है कि अगर हम बरतानिया की ऐसे ममालिक की बात करें जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट SOPs के साथ मिलता है, मतलब अगर आप इनकी बात करें तो हर साल जाकर ये अपना हेल्थ टेस्ट देते हैं, अपनी हेल्थ को फिट करार पाते हैं और उसके बाद जाके उनको ये लाइसेंस मिलता है कि यस अब आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आप देखिए वहाँ पर ऐसी, मतलब यहाँ पर तो ये चीज़ इतनी कीप इन माइंड नहीं रखी जाती, कोई भी कहीं भी छोटी उम्र का भी यहाँ तो कोई भी यहाँ एज पर तो एक ब्रैकेट ही का सिफारिश गाड़ी चला में सकता है। आपको यहाँ पे इस्लामाबाद में लाइसेंस मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बात ठीक है, बाहर दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, SOPs को मद्देनजर रखते हुए आपको वो चीज़ दी जाती है। उनको पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, आपने आगे लोगों को भी लेके जाना है, बहुत सारी जानें आपके साथ जा रही हैं, या अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आपकी बात दोस्त है कि वो बाकायदा जाके चेकअप कराते हैं और लाइसेंस तब मिलता है जब उनको ये श्योर किया जाता है कि भैया आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और बस अब इनकी थोड़ी सी लव स्टोरी भी आपसे जाते जाते शेयर कर लेते हैं। इनकी जो है बीवी, मतलब इनकी वाइफ, उनकी उम्र है 89 और इनकी है 90, और 15 साल की उम्र में इनकी मुलाकात हुई, 20 साल की उम्र में इन्हें शादी कर ली, आज तक ये लोग साथ हैं। अभी जनाब ये रिटायर्ड नहीं होना चाहते, कहते हैं कि 1 साल बाद जब मेरी बीवी 90 की और मैं 91 का हो जाऊंगा फिर हम रिटायर्ड होंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम जाकर कहीं सुकून से अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, क्या ही बच्ची होगी रेस्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन नो वन नोस, 100 से ऊपर भी जा सकती है इनकी ज़िंदगी, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। तो फिर ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अभी इनके रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। सो वी आर डन विद दैट फॉर फ्राइडे। हम एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले अगर हम आम आवाम की बात करें, चलिए पाकिस्तानी आवाम की बात करते हैं, तो वो क्या होता था कि कोई कार्टून देखना पसंद करता है, बच्चे खास तौर पर, और कोई ड्रामा देखना बहुत पसंद करता है, कोई फिल्म मूवीज़, बट नाउ एवरीवन ग्लू टू द स्क्रीन, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और हर किसी का इक्वल इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, और जो कि अब ज़्यादा क्यूरियोसिटी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर रोज़ एक नई चीज़ हो जाती है जो कि अनप्रडिक्टेबल होती है। तो इसी पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे साथ होंगे और आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर 22 दिसंबर को जारी होने वाला नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया गया है। इत्तेमाद का वोट लेने में परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो गए और उसके बाद अब दस्तखत भी कर दिए पंजाब असेंबली तोड़ने पे। क्या ये स्टेप लेना चाहिए था, और अगर ले लिया है तो क्या ठीक लिया है? व्हाट इज नेक्स्ट, आप क्या रिव्यू करते हैं इस पे? पहली बात तो ये है कि उन्होंने इत्तेमाद का वोट ले लिया, बहुत अच्छा। उनका दिल नहीं करता था कि असेंबली तोड़ें, लेकिन असेंबली तोड़ दी, बहुत और अच्छा किया। और अब उन्हें अपनी तरफ से एक नॉमिनेशन देना चाहिए निगरान वजीर आला की तरफ से, और एक अपोजिशन की तरफ से आना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन, पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन तो शायद आजकल मिल नहीं रहे हैं, मुल्क में हैं, मुल्क से बाहर हैं, कहीं रूपोश हैं, कहीं मंजर आम पर हैं, ये पता नहीं चल रहा है। अभी तक तो हमें नहीं पता चल रहा कि हमजा शहबाज शरीफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ कहाँ पर हैं। और एक नाम उनकी तरफ से आना है, या एक नाम या एक से ज्यादा नाम भी दे सकते हैं, तो वो दे दें ताकि एक तय हो जाए। और अगर इत्तेफाक राय हो जाए किसी एक नाम पर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर वो मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में, वो तय करेगा कि नया वज़ीर आला कौन होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस भी हो जाना चाहिए। और फिर ठीक है, अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो 3 माह के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। फिर एक बात और तय होगी मुस्तकबिल के लिए कि आइंदा सबसे पहले पंजाब असेंबली के इलेक्शन हुआ करेंगे, फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कल परसों तोड़ दी जाती है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हुआ करेंगे। के बाद
फिर सिंध के और लोहारी साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन लीडर ही गायब है, हमने ये भी देखा पंजाब के ग्राउंड पे कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह पैगामात भेजे जा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को भी मुतमईन होने की बात की जा रही थी कि 12 से 15 अरकान जो है वो हमारे साथ हैं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन हमने जो लीडरशिप है यानी वो लंदन से ही सारे फैसले करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है नून लीग की? वहां पे एक तो लीडरशिप पूरी की पूरी गायब हो चुकी है और फिर जो लोग थे जिस तरह उन्होंने ये बातें की कि बगैर उन्होंने तस्दीक किए ये बातें की कि 12 से 15 अरकान जो है वो गायब होंगे, तो इसको आप कैसे देखते हो? दूसरी बात, जो जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, एमक्यूएम दोबारा जो है उनका इकट्ठ हो गया है और कहीं ना कहीं उनके गिले शिकवे दोबारा आ गए, तो वफाक पे ये एक तरफ दो सूबों का जाना, दूसरी जानिब एमक्यूएम का रूठ जाना, तो कितना नुकसान होगा, कितना प्रेशर बिल्ट हो रहा है इस वक्त पीडीएम इस हुकूमत पर? एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को रिपोर्टें दी गई और उन्होंने वो रिपोर्टें मान ली, तो उसमें तो किसी और का कसूर नहीं है। जब लीडरशिप खुद कर रहे हैं और वहां से बैठकर कर रहे हैं और अंदर खाने यहाँ पर अगर पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं और लोगों के अपने अपने चेहरे हैं और अपना अपना अंदाज है और अपना है, तो वो वहां से बैठकर शायद पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं या नहीं गाइड कर पा रहे हैं। आखिरी मामला उस वक्त हुआ जब मोहतरमा मरियम नवाज को सीनियर पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया, तो उसके बाद चीजें और ज्यादा खुल गई। और अब ये एक और प्रॉब्लम, ये इस तरह के प्रॉब्लम अभी आएंगे, पीटीआई में भी आएंगे और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी में भी आए, क्योंकि अब सीनियर वाइस चेयरमैन वहां भी फवाद चौधरी हो गए हैं। पहले तो एक शाह महमूद कुरैशी हुआ करते थे, तो अब चीजें और भी आगे बढ़ेंगी और इनकी तरफ भी गई हैं। और ये जो शख्सियात का टकराव पार्टियों के अंदर हो रहा है, ये अपने गुल खिलाएगा और पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सब कुछ अपने प्रोग्राम के मुताबिक किया, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। पंजाब हुकूमत बनाने में नाकाम रहे और इसमें मरकजी किरदार जो रहा वो चौधरी परवेज इलाही का रहा। उन्होंने शुरू से आखिर तक जो कुछ जरदारी साहब के साथ किया है वो जरदारी साहब भी याद रखेंगे कि जनाब किस तरह से आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और किस तरह लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये उनको भी पता चलेगा कि किस तरह के लोगों पर वो भरोसा कर लेते हैं और किस तरह के लोगों पर उनका भरोसा खत्म होता है। तो ये सारे लोगों के लिए एक तजर्बा है, जबरदस्त तजर्बा है और ये चीजें आगे लोहारी साहब, इस सारी सूरत हाल में आपकी गहरी नजर होती है तमाम तर सियासी मामलात पे और हम आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर हम देखें 13 जमातें, फिर उनकी सियासत को अगर देखें तो हम जब से पैदा हुए हैं तो यही लोग वज़राए-ए-आज़म या मुख्तलिफ कुर्सी पर ये विराजमान रहे हैं। फिर अगर हमने देखा तो इलाकाई जो जमातें हैं वो भी किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार का हिस्सा इत्तेहादी बन के रहे या सूबों में उनका इक़्तिदार रहा है। लेकिन उन्होंने जो जो बातें की और इमरान खान ने उस पर ही अमल किया और हर वो कार्ड खेला जो कोशिश पीडीएम की ये थी कि कहीं ये कार्ड फ्लॉप हो जाएगा। तो इस सारी सूरत में आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की कितनी बड़ी कामयाबी है और पीडीएम की कितनी बड़ी नाकामी है इस वक्त? एक तो ये कि पीडीएम 13 जमातें हैं, लेकिन सारी जमातें अलग अलग हैं। 13 हैं, 12 हैं, 11 हैं, जो भी हैं वो अलग अलग हैं, अपने अपने घर में हैं और वो एक पेज पर हो नहीं सकती हैं, एक नजरिए के तहत नहीं हो सकती हैं। मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं और ऐसा भी नहीं है कि छोटी छोटी पार्टियां जमा हो गई हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं जो हुक्मरान पार्टियां रही हैं वो भी हैं। और इमरान खान साहब को इस मुल्क के आली दिमाग किस्म के साइको वारफेयर्स की हिमायत हासिल रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठकर इमरान खान के लिए काम करते रहे हैं और उन्होंने अपना आखिरी वक्त तक काम किए जारी रखा है। और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो भी चीज है, एस्टेब्लिशमेंट मुझे नहीं पता कौन सी चीज है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें डाली हैं और उसके हिस्से बखरे किए, ये भी हमारे सामने हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अदलिया की छप्पर और छांव जो है वो इमरान खान के लिए हमेशा दस्तयाब रहा है और उनको हमेशा फैसिलिटेट किया गया है। अदलिया ने माजी में कभी भी किसी पार्टी पर जो मातूब होती थी एस्टेब्लिशमेंट की उसको उठाकर एक तरफ रख देते थे और उनके मामला आज तक इन्होंने नहीं किया है। तो वो तो बताया ना कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी, 1000 रेफरेंस पड़ा हुआ है
और एक तवील मुद्दा से पड़ा हुआ है उसको तो नहीं उठाते हैं। ये उठा रहे हैं जो डे टू डे आ रही हैं। जहां भी इमरान खान साहब को कहीं कांटा चुभ रहा होता है, हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया उस कांटे को निकाल कर एक तरफ रख देती है और इमरान खान के पांव शानदार हो जाते हैं। तो ये मसाइल जो हैं रहे हैं और इनके हल भी रहे हैं। नज़ीर साहब, ये कहिएगा कि अब वन स्टेप फॉरवर्ड, अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनका टारगेट है इमरान खान साहब का, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं और टारगेट मेन उनका ये है इस बयानिए के साथ कि असेंबली से निकलेंगे और इलेक्शन वक्त से पहले होने चाहिए। लेकिन फिलहाल अब ये स्टेप लेने के बाद आपको क्या लगता है कि अपने टारगेट के करीब पहुँच गए हैं, या इससे क्या वो उनको फ़ायदा हो सकेगा जो वो सोच रहे हैं? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल तो है कराची की, जहाँ पे इलेक्शन होने थे, 15 बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वो भी अब सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो भी नहीं होंगे, दादो में, हैदराबाद में, कराची में। अब ये सूरत हाल तो बाकी अगर पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो खराब हो रही है। तो इस डिसीजन के बाद आपको लगता है चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी या ठीक हो जाएंगी? एक तो ये है कि इमरान खान अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपनी बहुत ही ठीक उन्होंने खेला है और उन्होंने अपने लिए जो भी रास्ता अख्तियार किया और अपने जिन मुशीरों की मशवरे पर अख्तियार किया है वो और उनके नताज उनके हक में रहे हैं। और अगर वो ये इन्हीं असम्बलियों को इलेक्शन करवा देते हैं, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नहीं टूटी है और वो शायद एक आध दिन में टूट जाए, इन असम्बलियों के इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक उनको और एज हासिल हो जाता है। लेकिन ये नहीं मालूम, ये नहीं कहा जा सकता है वो स्वीप कर रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, दोनों जगहों पर जीत रहे हैं, एक जगह पर जीत रहे हैं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं उनका एतमाद जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और वो एतमाद से आगे बढ़ रहे हैं और नतायज जो हैं अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कुल्ली तौर पर उनके हक में चले जाएंगे, नतायज कुछ भी हो सकता है। जी हरमीन लगारी साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो जो 2 असम्बलियाँ तहलील होने की बात आ गई, अब मामला जो पंजाब की तो हो गई है, केपी की भी हो जानी है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि अब ये जो हुकूमत है वहाँ पे जाहिर बात है कि अब IMF के कुछ शराइत है उस पर अमल दरामद करना है अगर मुल्क को बचाना है। और वैसे भी PDM का ये दावा है कि हम मुल्क बचाने आए हैं और मुल्क को बचा के ही जाएंगे। ऐसे में बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे इत्तेहादी जमातों और हुकूमत को। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इसका नुकसान इनको कितना होगा? क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं और ऐसे में 75 से 74-75% जो है गैस में ही इजाफा करना है, बिजली के टैरिफ है उसमें भी इजाफा करना है, दीगर चीज़ों के हवाले से भी IMF ने एक प्लान दिया है। तो इस पर अगर अमल दरामदी हुकूमत करती है तो कितना बड़ा नुकसान इलेक्शन में उसको उठाना पड़ेगा? अच्छा, असल में हम सोचें हरमीत के स्टेक किसका है, सबसे ज्यादा स्टेक किसका है? इस स्टेक पाकिस्तान का है, फिर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे का है स्टेक, फिर पाकिस्तान के दीगर इदारों का स्टेक है, पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे तीसरे दर्जे पर आती हैं, इनकी क्या स्टेक्स हैं, एक दिन में है दूसरे दिन बिल्कुल गायब हो जाते हैं स्टेक। लेकिन क्या ये पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम आर्मी का जो है वो टोटल उसका मामलात में बिल्कुल ही उनको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया जाए, मालूम हो कि तनख्वाहें और पेंशन नहीं है, तो ये क्या ये सूरत हाल अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ये सूरत हाल अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी रियासत के इदारों में तनख्वाहों की जजों को और ब्यूरोक्रेसी को और सेक्रेटरियों को तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दीजिए? क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो ठीक है, अगर कर सकते हैं तो सारे को सबको मिलकर इसको फेस करना चाहिए। ठीक है नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ये अफोर्ड अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और अगर हम आज के शो की बात करें तो कोविड-19 के बाद हमारा इम्यून सिस्टम इतना शदीद मुतासर हुआ है कि ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ बैक्टीरियाज वायरस जो है वो हम पर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ अटैक करते हैं। आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है डिप्थीरिया को लेके। बेसिकली हुन्नाक इससे कहा जाता है ये बीमारी कैसी है, आपको इससे कितना बचना चाहिए। ये वार्निंग जारी करने का मकसद क्या था? इस वार्निंग में एक और इंटीमेशन जो है वो ये है कि नवंबर से लेके फरवरी तक ये टाइम पीरियड, ये ड्यूरेशन जो है इसमें आपको ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नुमान मतलूब साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साबिक MS हैं गंगाराम अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। हाउ आर यू सर?
जी फाइन। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि वार्निंग जारी की गई है अब, जबकि कहा यह जा रहा था कि नवंबर से लेकर ऑनवर्ड फरवरी तक इस बीमारी के फैलने के खदशात ज़्यादा हैं। सबसे पहले ये बीमारी होती क्या है और ये बैक्टीरिया क्या है, इस हवाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। एक्चुअली जरासीम जो है उनको हम 3 मेन इकसाम में हम डिवाइड करते हैं जी। इसमें सबसे पहले है बैक्टीरिया, फिर फंगस और फिर वायरस। ओके। अब ये जो कोरोना हमारे फैला हुआ है वो वायरल डिजीज़ है, वायरस है, लेकिन ये है इस वक्त क्योंकि उसका एक वेरिएंट नया आ गया है और वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है। और ये बीमारी भी क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन बेहद ज़रूरी है कि आया जो पेशेंट हमारे पास आया है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेके या गले के सिम्टम्स लेके, वो कोरोना का पेशेंट तो नहीं है सस्पेक्टेड या डिप्थीरिया का तो नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि लास्ट जो हमारा 2022 गुजरा है इसमें काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तकरीबन 29 के करीब, और इसमें डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं डिप्थीरिया की वजह से 4 सूबों में। तो इस वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये वार्निंग जारी की है कि क्योंकि जो इसका पीक सीज़न है वो नवंबर से लेकर फरवरी में ये ज़्यादा इसकी प्रिवेलेंस होती है। ठीक है। तो इन महीनों में क्योंकि सस्पेक्टेड है, इसलिए जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ के इदारे हैं डिफरेंट जो इनको प्रिवेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको वार्न किया गया कि आप ये इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जाएं। अच्छा सर, वार्निंग जारी कर दी गई है और हमारा मकसद भी इस प्रोग्राम में सेगमेंट को शामिल करने का यही है कि लोगों को सिमिलैरिटीज़ भी बताई जाए, डिफ्रेंशिएट भी किया जाए, एहतियात भी बताई जाए और इलाज मुआवजा भी बताया जाए। बेसिकली इस बीमारी में अगर ये बैक्टीरियल है तो इनिशियली क्या सिम्टम्स शो होते हैं जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हुनाक जैसी बीमारी है, ये कुछ और नहीं है? सिम्टम्स क्या होते हैं और हर एज ब्रैकेट में होते हैं, मतलब सेम होते हैं बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में? जी, ज़्यादा तो ये बच्चों में इफ़ेक्ट करते हैं और बेसिकली जो खुनाक है ना, इसको उर्दू में खुनाक कहते हैं, अंग्रेज़ी में डिप्थीरिया कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया से ये होता है वो उसमें सिम्टम्स जो हैं वो क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले ही होते हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका मैं पहले आपको बता देता हूँ कि डिप्थीरिया में क्या होता है। ठीक है। एक तो इसमें बुखार होगा, ओके, जो कि वैसे भी कॉमन है आजकल। ठीक है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि गला ख़राब हो जाता है, जो कि वैसे वायरल में आम है। हाँ, जो वैसे भी आम है, लेकिन अगर इसको जब डॉक्टर एग्जामिन करता है, कोई टेक्निकल बंदा जब देखता है तो इसमें एक ग्रेश सी जो ग्रेश वाइट झिल्ली गले में नज़र आती है। ओके। और उस झिल्ली की वजह से ही, क्योंकि उसके अंदर जरासीम होते हैं इसके डिप्थीरिया के, और वो जरासीम जो हैं वो ऐसे टॉक्सिन्स या ऐसे मादे हमारे खून में छोड़ते हैं जिनकी वजह से फिर दूसरे मामला जो हैं वो ख़राब होते हैं। और अगर ये ज़्यादा जो मादे हैं, ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये ज़्यादा फैल जाएं तो फिर ये दिल पे भी असर करता है, फिर ये गुर्दों पे भी असर करता है, ये दिमाग पे भी असर करता है। जी हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया 2-3 चीज़ें सिम्टम्स जो है वो आपने बताया कि ये चीज़ें होती हैं। अब मुख्तलिफ क्योंकि एक सर्दी है, सर्दी में वैसे भी ये जो चीज़ें हैं वैसे भी इसको उससे कुछ ना कुछ लोग मुंसलिक होते हैं और कहीं ना कहीं मुब्तला होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ये टेम्परेचर जो है, ये जो कंडीशन है, और दूसरी बात ये है कि क्या किन किन चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता है? अगर उन चीज़ों से एहतियात किया जाए तो कम से कम ये बीमारी जो है इसकी जो टाइमिंग है उसमें भी कमी आ सकती है। एक्चुअली इसमें बेसिकली तो ये गले से शुरू होता है, गले में बुखार होगा, फिर गले में दर्द होगी, सांस भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि जब गले में ये झिल्ली बनती है तो उससे सांस की नाली भी वहीं पे है। और उसके बाद जो दीगर जो हैं वो सिम्टम्स वगैरह इसके सारे वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तकरीबन जब इन्फेक्शन हो जाती है तो 2 दिन लगते हैं इसको,
ठीक और है। उसके बाद ये बुखार से शुरू हो जाता है, ज़ुकाम भी होता है, खांसी भी होती है, गले में दर्द होती है। और फिर अगर तो प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, और उसके डायग्नोसिस के लिए एक तो क्लिनिकली जो डॉक्टर है अगर वो ये समझता है, वो गला चेक करे, बाकी चीज़ें देखे, और उसको अगर शक पड़ जाए तो फिर इसका कल्चर करना पड़ता है। तो वो गले में से स्वैब लेके तो कल्चर के लिए भेजते हैं, उससे फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये डिप्थेरिया है। अदरवाइज़ क्योंकि फ्रेंजाइटिस वगैरह और दूसरी टॉन्सिलाइटिस दीगर बीमारियां भी होती हैं बैक्टीरियल, जिनसे गला भी ख़राब हो सकता है, जिनमें ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो 100% कंफर्म तो इसका जो है वो कल्चर से होता है। लेकिन क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए इसमें जो है ना जल्द अज जल्द डॉक्टर को एक्ट करना चाहिए। और इसमें ज़्यादा है, क्या उसकी वजह से भी ये बीमारी बढ़ रही है? क्या उसकी ये वजूहात है, या इस पाकिस्तान के मुल्क के जो दीगर शहर हैं उसमें भी इसका ख़तरा है? रिपीट कीजिएगा हरमीत, शुरू का सवाल दोबारा से रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी बाद में आई थी। मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि जो हम लाहौर में जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह वहाँ पे स्मोक है या मैदानी इलाकों में, तो क्या ये स्पेसिफिक उन्हीं इलाकों में ज़्यादा अटैक कर रही है? मुल्क के दीगर शहरों में जैसे कराची में अब सर्दी तो नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, आ सकती है? जी जी, ये एक्चुअली ये 2022 में सारे मुल्क में ये डिस्कवर हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। ये स्मोक रिलेटेड नहीं है, स्मोक तो खैर हर जगह पे ही है, और लाहौर तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, बल्कि दुनिया में नंबर 1 है इस वक्त। यानी इस वक्त दिल्ली और लाहौर जो है वो साइड बाय साइड चल रहे हैं कि किसी वक्त दिल्ली जो है उसका AQI इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, कभी हमारा बढ़ जाता है, और नंबर 2 पे कराची भी है। तो वो जो है इसका एक्चुअली ये है कि जब पेशेंट इसका होगा कोई, उसको अगर प्रॉपरली आइसोलेट ना किया जाए तो उसी से वो जो है ये बीमारी फैलेगी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में। इवन जो भी उसके अटेंडेंट्स हैं उनको भी केयर करनी चाहिए, और जो पेशेंट है उसके कपड़ों से, अगर वो कोई टिश्यू पेपर्स यूज़ कर रहा है उनसे, या अगर कोई बच्चा है उसके खिलौने हैं वो अगर छींकता है या वो उसको ज़ुकाम है, कोई सिक्रीशंस जो हैं अगर वो उन चीज़ों पे ड्रॉपलेट्स चले गए हैं तो उनको अगर कोई और टच करेगा तो उसको भी ये उसमें भी जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अभी तक तो हमने डिस्कशन की है ना, उसमें हमने क्लैरिटी करने की कोशिश की है, बट सम टाइम पीपल गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दे हैव सो मेनी सिमिलरिटीज़। लाइक वो आप गला ख़राब की बात कर रहे हैं, वायरल की बात कर रहे हैं, बुखार की बात कर रहे हैं, तो आज तो हर 2 में से 1 और 3 में से 2 बंदों को सेम बीमारी है, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा, और इस दफ़ा तो विंटर्स में ख़ास तौर पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हुई है और हर दूसरे बंदे को ही है। अब एक आधी चीज़ आपने ऐसी बताइए जो कि सांस की आपने बात की, वो आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों को फोकस करना जो आपको ये बताए कि हम वायरल नहीं हैं, इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी है, जिसकी वजह से अब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? एक दो ज़रा ऐसी चीज़ें बताइएगा जिसमें हम ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। जी, इसमें ये है कि एक तो एकदम हाई ग्रेड फीवर होगा, ज़ुकाम होगा, खांसी होगी, और सांस की तकलीफ़ भी होगी, जो कि गला ख़राब होने की वजह, छाती की जाम की वजह से दर्द होगी। इसके अलावा गर्दन में गदूद होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये यहाँ पे करके ना तो वो सूज जाते हैं, और ये अगर चीज़ें, ये कम्बिनेशन अगर नज़र आ रहा हो तो फिर फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो मेनली तो टेक्निकल बंदा ही डिफ्रेंशिएट कर सकता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि हर बंदा ही डॉक्टर बना हुआ है। सर गूगल डॉक्टर भी है फिर हमारे पास ना, हम खुद भी डॉक्टर हैं, गूगल डॉक्टर भी है। हाँ, ये भी है कि गूगल भी फ़ौरन सर्च किया जाता है कि गूगल पे क्या वो क्या कह रहा है। हाँ जी। तो इस तरह की डॉक्टरी मेरा ख्याल है बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया डॉक्टर साहब, उसके बाद अगर आपने घर में बच्चों का आपने ज़्यादा जिक्र किया ना, तो माओं के पास बच्चों को गले ठीक करने के, बुखार ठीक करने के डॉक्टर के अलावा बड़े सारे तरीके होते हैं जो कि वो नॉर्मली यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, 2 बच्चे पैदा हुए, दूसरे जिसका एक भी पैदा हुआ है उसको बता रहे होते मेरे बच्चों के साथ भी यही हुआ था, तुम भी यही कर लो, ठीक हो जाएगा। जी, ये तो फिर जो देसी हमारे टोटके हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए टोटकों वाला,
क्योंकि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है कि ये बड़ी डेंजरस हो सकती है और इससे डेथ हो सकती है। यस, ये एक बताना आम बहुत नज़ला ज़रूरी है। ज़ुकाम नहीं है कि वो इसको आप यही सोचते रहें कि ज़ुकाम है, आप जो शांदा पी लें, For अब granted लें। हाँ, इस तरह की चीज़ें कर लें, खुद ही खा लें। तो कंसल्टेशन यानी इन महीनों में, नवंबर से लेके फरवरी के महीनों के दौरान, जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उन्होंने यही वार्निंग जारी की है किसे लाइट मत लें। कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें इसको कंसिडर करें। सिर्फ यही ना सोचते रहे कि ये शायद कोरोना है। सर, इसका टेस्ट क्या होता है? इसमें जो है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कल्चर होता है इसका। अच्छा। यानी कुछ जो बैक्टीरिया हैं गले में, वो एक स्वैब होता है, वो लगा के उसको लैब में भेजा जाता है और लैब में उसको ग्रो किया जाता है। फिर वो जब बैक्टीरिया नज़र आते हैं तो फिर ये पता लगता है, उसकी कॉलोनीज होती हैं स्पेसिफिक। अच्छा, मना कर दे तमाम लोगों को कि इस किस्म का इलाज जो है, इसका कोई इलाज घर पे है ही नहीं, हाँ तो जी, इसके लिए ना जाएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये दवाइयों में क्या क्या इलाज है, मतलब हाँ डॉक्टर जी, कैसे इलाज करते हैं? एक्चुअली डॉक्टर्स के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो इसके लिए एंटीटॉक्सिन्स के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। यानी वो एक एंटीबॉडीज़ समझ लें, इस बीमारी के ख़िलाफ़ बनी बनाई होती हैं। ओके। वो जो मरीज़ आ जाता है और डायग्नोज हो जाता है, उसको फौरी तौर पे लगा देते हैं। दूसरा, इस वक्त दो एंटीबायोटिक्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं। एक पेनिसिलिन है और एक जो है एरिथ्रोमाइसिन है। Okay. ये दो जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बेस्ट हैं इसमें, मतलब ये इसके इलाज मुआवजे के लिए। वक्त ज़ाया किए बगैर जो ही आपको सस्पेक्ट हो या डायग्नोसिस हो जाए तो ये स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं उनको भी हम अगर यानी एहतियाती तौर पे लगा भी सकते हैं, अगर उनको भी थोड़ा बहुत मतलब लगे इसको एज ए वैक्सीन भी कंसीडर किया जा सकता है जी। कि पहले से बचने के लिए आप इस चीज़ को जी, कर जी। सकते हैं, जो कि अटेंडेंस हो, या आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई मसला ख़राब हो सकता है तो जी, आप जी। फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन के लिए भी जा सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको actually- हो तो आप करें। जी जी, एक्चुअली वैक्सीन में और इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। वैक्सीन जो है ना, वो तो लगती है बच्चों में या प्रिवेंटिव, एहतियात के तौर पे। एहतियात के तौर पे। ये एक्चुअली जो इसके जरासीमों के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ तैयार करके उनके इंजेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेट अवे जब लगते हैं तो वो फौरी तौर पे उन जरासीमों के ख़िलाफ़ एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुव्वत मुदाफ़त की अगर हम बात जी, करें तो जी, इसको हम ये जी, भी कह जी, सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, ये- थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपने बिल्कुल सही कहा। आप सबको बताने का मकसद यही है कि बीमारी को बिल्कुल लाइट ना ले। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये वायरल है तो गो फॉर द टेस्ट। अगर आप टेस्ट कराते हैं और अगर आप डायग्नोस करते हैं कि डिप्थीरिया है तो फौरी तौर पर इसके इलाज मुआवजे के लिए तरफ जाएं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जहां पर आप देखिए कि टैलेंट बेशुमार है, लेकिन अगर नहीं है तो वसाइल नहीं है। और मसाइल के बहुत सारी ऐसे एड्रेस करने वाले इदारे जो मसाइल देखते हैं या उनको एड्रेस कर सकते हैं या उनका हल निकाल सकते हैं। मतलब ये कि खेलों के मैदान में कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, हम हमेशा देखते हैं कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स में इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मकसद ये है कि इन तमाम खिलाड़ियों की आवाज़ उन मुखय्यर हज़रात तक या कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाई जा सके, जहाँ कि उनको पता चले कि ऐसे टैलेंट को ज़ाया नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको मज़ीद पॉलिश करके मुल्क का नाम बनाया जा सकता है और इनके लिए भी वसीला बन सकते हैं। मैं बात करूँ दरअसल साद अहमद चौधरी की, जो कि टेनिस स्टार हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एजाज़ उन्होंने अपने नाम किए, लेकिन आजकल मौजूदा सूरत हाल ये है कि शदीद महंगाई, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतने ख़राब होने की वजह से वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से। तो हम आज के शो में साद अहमद को खुशामदीद कहते हैं। साद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। होप सो यू आर डूइंग ग्रेट एज वेल। अब बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एजाज़ अपने नाम किया आपने, कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं, कहाँ कहाँ विन किया है, हमें वो जर्नी शेयर करें हमसे। माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान में सबसे पहला ओलंपिक मेरे चाइना में खेला था, ओवर 90 में वर्ल्ड कप साउथ टेनिस में खेला था और अराउंड मेडल पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया था।
और उसके बाद सेकंड में साउथ कोरिया गया था। साउथ कोरिया में 4 पोजीशन लेके आया था और हमें इंडिया को हराया था। इंडिया को हराने पे हम 4 पोजीशन में साउथ कोरिया के लेके आए। That's really उसके good. बाद हम हम 4 राउंड हमें एरा 4 राउंड हमें पहला में एरा था और उसी में ही हमें पाकिस्तान को रैंक किया और में। ठीक है, चीन, तुर्की, अच्छा, साउथ साथ ये कोरिया। बताएं कि एक तो जाहिर बात है इस किस्म के आपने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जाहिर बात है वो किसी ढके छुपे नहीं है, लेकिन साथ शुरुआत कैसे हुई पाजी इस तरफ आने की? क्योंकि जाहिर बात है कि एक तरफ तो उस पर भी आएंगे, आपसे पूछेंगे, लेकिन शुरुआत आपकी कैसे हुई और मोटिवेट करने वाला कौन था? किसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप कहाँ नहीं गए पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? शुरुआत ऐसे हुई में मैंने पहला ऑर्डर में रांची में और सावर पार्क में। उसके बाद ट्रेनिंग लेना शुरू की। अब मैं रांची में आया। रांची में यहाँ इंटरनेशनल लेवल की होते, नेशनल लेवल की होते और उसमें मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की। अब हम इंटरनेशनल लेवल में हमारी ट्रेनिंग हुई, राइस हुए, स्नैक हुए और उसके बाद मेरा नाम भी स्नैक हो गया और उसके बाद मैंने अपना पोस्टर के लिए अप्लाई किया और मेरा पहला पोस्टर अप्लाई नहीं हुआ। पहला ऑर्डर में मेरा चाइना में हुआ और मैं अपने पैसों से किया। अभी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया था। क्या बात है साद, आपको पता है आपको क्या इस शो बात में है। बुलाने का मकसद भी ये है कि हम देखने वालों को बताना चाहते हैं। मैं थोड़ी सी इस मामले में इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन देखिए एक छोटी सी कमी जिसको कि आप भी अभी स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं हमें वो ये महसूस कर पा रहे होंगे, उसको साद ने किस तरह से ओवरकम किया है। क्योंकि जिस तरह की मंजिल उनकी है, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, उसमें ये छोटी सी कमी कभी हायल आ ही नहीं सकती क्योंकि इसका काम ही नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करें, वहाँ पर सानिया मिर्जा जैसी टेनिस स्टार, और पाकिस्तान में अगर हम देखें साद जैसा वो स्टार जिसने पाकिस्तान का क्या क्या नाम है, चीन, तुर्की, साउथ कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं। हाँ। लेकिन अभी मसला क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि माली हालात कमज़ोर होने की वजह से साथ जो है वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे। साथ बेटा इस हवाले से बताइएगा कि जो आप अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग को, माली मुश्किलात किस तरह की है और इससे आप क्या अपील करना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं या महकमा जात जो कि हमारे खेलों के हैं जिनको आपकी मदद करनी चाहिए? दरअसल मैं बस ये रिक्वेस्ट मैं भाई और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट भाई और इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट सपोर्ट करें और आने वाले वर्ल्ड गेम में हम लोग को पोस्टर वाला करें और इमरान खान से यही हमको इन्वाइट करें, बनाएं और प्रमोट करें और अवार्ड वाला मिले, अवार्ड प्राइज वाला मिले। हम लोग मेडल वाला रहते और हमें कोई अवार्ड वाला नहीं आता, कोई प्राइज मनी नहीं आता और इमरान खान यही रिक्वेस्ट है। इमरान खान हमारा शो और आपको इन्वाइट करें और अवार्ड वाला प्राइज मनी और प्रमोट वाला करें। इंशाल्लाह साद हमने ये प्लेटफॉर्म यूज़ भी साद, इसीलिए आपकी करना बातों है। से लग रहा है कि खान साहब के आप बड़े फैन हैं और हमारी गुजारिश है कि उन तक भी ये वीडियो जो है वो पहुंचे और ये पैगाम आपका जो है उन तक पहुंचे और जो ऐवानों में बैठे लोग हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचे। मीत पाजी वो बता रहे हैं कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी बताएं साद। जी 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 साथ बताएं। इमरान खान मेरे बहुत हमें हारना ऐसे, हमें ऊपर ऐसे हारना, अभी हार ही नहीं मानी, हार मानी ऊपर ऐसे आना और लोगों के सामान ऐसे करने, यही हमें इमरान खान ही सीखा है। अच्छा आपको पता है क्या खेलों बात के है, क्या बात है, शौकीन बिल्कुल। लोग जो हैं जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, चूंकि इमरान खान साहब भी एक खिलाड़ी हैं तो लोग उन्हें शुरू से बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल नौजवानों को ये बताना कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर करियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है, कहाँ जाकर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन 3 चीज़ों पे फोकस करना कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या स्किल है, फिर उसे पॉलिश करें और फिर उसके बाद उसको कैच करें ताकि आप वो काम कर सकें जो सब नहीं कर रहे। लेकिन ये डायरेक्शन देना आजकल उतना ही मुश्किल हुआ है, और ये डायरेक्शन कहाँ से मिल सकती है उसको वो हम डिटेल में बात करते हैं। उस्मा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, करियर काउंसलिंग करती हैं और ये इस्लामाबाद में हरमीत पाजी के साथ है। तो हरमीत, ओवर टू यू। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे वैसे ही दे देती हैं। उस्मा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है और कमाल का ये काम करती है, बल्कि अब तो टीवी एंकर भी बन गई है। उस्मा, ये जो सूरत हाल है, जाहिर बात है कि जब हम डिग्री नहीं लिए होती हमने और हम सोचते हैं कि भैया ख्वाब बहुत होते हैं, हमने सजाए बहुत होते हैं, यूनिवर्सिटी के टाइम में वैसे भी एक ड्रीम लाइफ होती है, लेकिन जब हम डिग्री लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं, दर बदर ठोकरे खाते हैं, तब हमें समझ आती है कि भैया बड़ा मुश्किल है। ये जो सूरत हाल है, इससे पहले क्या करना चाहिए ऐसा कि आपको समझ हो कि ये मेरा करियर है, इसमें मुझे तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने डिग्री ली है, या मैं अगर ये डिग्री लूँगा तो शायद मैं आगे जाके कामयाबी मुझे हासिल, क्योंकि वो जो चीज़ है अंदर की जो आप चाह रहे हैं वो आपको पता है कि मैं वही बनना चाह रहा हूँ, तो उस पर अगर आप अप्लाई करें तो कितनी कामयाबी हो सकती है, और क्या क्या चीज़ों का ख्याल शुरुआत में, कॉलेज के बाद जब आप फारिग होते हैं, शुरुआत में किन किन चीज़ों का ख्याल स्टूडेंट को रखना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच हरमीत। आज इस दफ़ा मैं आपको स्पेशल थैंक यू करूँगी और सोहा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर द शो। सबसे पहले तो जो ये टॉपिक है, दिस इज़ आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक कैरियर को या एक लाइन को, एक सिमत को सही से अंदाजे से कर लें, ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ, क्योंकि अब वो आप देख रहे हैं कि हालात उस तरह से नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो जो आपके पास रिस्क एवर्जन होती है या जो आपकी अपॉर्चुनिटी लेने की आपका वो होता है, वो स्पेस कम हो जाती है। तो जैसे हरमीत ने कहा कि यूनिवर्सिटी में वो क्या करें कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आएँ तो उनको दे शुड नो कि एग्जैक्टली वो किस कैरियर को चूज़ करें। तो मेरा ख्याल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जैसे कि बहुत सारी, आपको पता है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर ये है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिनके अंदर आपके जब यूनिवर्सिटी में वो लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको बुला लिया जाता है, और उस वक्त में जो उनके, आपको पता है सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं, इसके अलावा उनकी ये ब्रेक्स होती हैं जिसके अंदर वो लोग अपनी जाके ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम्स हैं जिनको रोटेशन बेस पे कर दिया जाता है, उसमें जाएं और मल्टीनेशनल्स को ज्वाइन करके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, से देयर इज़ अ फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, इसके अलावा HR, जो भी सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में उनको रोटेशंस दी जाएँ। उससे ये होता है कि उनको फ्लेयर मिल जाता है, दे विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली विच डिपार्टमेंट दे वांट टू ज्वाइन, और ऑन दी अदर हैंड उनको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का जो एक एथिकल या एक जो एटिकेट्स होते हैं वो भी उनको समझ में आ जाते हैं। तो ये तो वो चीज़ है जो कि वो यूनिवर्सिटी लेवल से कर सकते हैं। इसके बाद से जब उनको एक मिल जाए तो सबसे पहले अपने इन्हांस करें स्किल्स को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो कि अनपेड इंटर्नशिप्स करते थे आके, आजकल की आपको पता है कि शॉर्टकट पे होते हैं, लेकिन आप अनपेड इंटर्नशिप्स करें ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मल्टीनेशनल टू सरकारी इवन गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनका क्या फ्लेयर है। और सेकंड आपका स्टेप है, जब आप जॉब ज्वाइन कर लें तो डोंट स्टॉप योर हंटिंग। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप ये चीज़ें देखते रहें कि आपकी ही डिपार्टमेंट या आपका जो शोबा है उसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आगे भी मिल सकती हैं। अच्छा, मुझे उसमें ये बताइएगा, आपने बात की इंटर्नशिप के हवाले से। जी अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपने एक्चुअली मेरी बात इस बात से कनेक्ट करी है। कल मेरा UMT जाना हुआ और वहाँ मैंने जाकर एक लेक्चर दिया, तो मैंने इस चीज़ पर बहुत फोकस करने की कोशिश की, शायद आप इस बात को सेकंड करें, कि आपकी 4 साल डिग्री के बाद कोई इदारा ऐसा नहीं होता जो आपको सिखाए भी और आपको पैसे भी दे। सिखाने के पैसे कोई नहीं देता। इंटर्नशिप जो है वो आपको पता है कि BS अगर BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो 4 साल इस डिग्री में आपके पास एक इंटर्नशिप जो कि आपको एक इदारा ऑफर करता है। खुद से इंटर्नशिप्स करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कॉन्वोकेशन के दिन तक आपके पास 4 से 5 इंटर्नशिप लेटर नहीं, 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो जिसकी बेस पर आपको जॉब मिल सके। जी, वेरी वैलिड पॉइंट है।
सोहा, इसमें एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जैसे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये स्टार्ट भी कर दिया है, जिनमें सबसे पहले मैं PTCL का नाम लेना चाहती हूँ। उनका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही बैचेस उठा लेता है। तो वो बैचेस जो हैं व्हाइल दे आर स्टडिंग, उसी में सेमेस्टर ब्रेक में दे विल जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो फ्लेयर लेते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप BSc बोल रही हैं, BSc आपकी बैचलर्स जो आपकी इंजीनियरिंग या टेलीकॉम है, इसके अलावा भी जो बाकी डिग्रीज हैं उनके रोटेशंस के हिसाब से उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाल दिया जाता है। ये आई थिंक आपका अपना भी काम है। मैं जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करती हैं तो कैरियर फेयर्स होते हैं या आप लोगों का जो इंटरेक्शन होता है, तो इनको बताइए कि दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि वो जाके अपनी सर्च करें कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड कर रही हैं। देयर इज लिंक्डइन जिसके ऊपर आप ये सब देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की पोजीशन अपनी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप ये प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम को ज़ाया ना करें जो कि आपको यूनिवर्सिटी के टाइम में दिया जाता है, ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ का एक फ्लेयर ले सकें। वरना अनलेस कि आप 4 साल डिग्री करके जब आप बाहर निकलते हैं और एकदम से जॉब की वर्ल्ड में जाते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है सेटल इन करना, बिकॉज एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ वेरी रूथल, एवरीबडी नोज दैट। सो इफ़ यू कम इन देयर और आप सीखना तब से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने बिल्कुल भी एक बिजनेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई आपने फ्लेयर नहीं लिया है, तो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट बिहाफ एज वेल। सो वर्क फॉर इट व्हाइल यू आर इन योर डिग्री। अच्छा उस्मा, जो हम देखते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जाहिर बात है यूनिवर्सिटी में जब आप भी रही हैं हम भी रहे हैं और देखा हमने ये कि ख्वाबों की दुनिया होती है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा। ये बच्चे या नौजवान जो है डिग्रियां लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, जाहिर बात है बड़ी मुश्किलात उनको होती हैं। जिस तरह इंटर्नशिप की आपने बात की, इंटर्नशिप लाजमी है, कहीं आपको पेड नहीं मिलती, फिर भी मैं जिस तरह आपने फरमाया। लेकिन क्या ऐसा मज़ीद ऐसे नौजवान, जिनको बहुत ज़्यादा नौजवान ऐसे होते हैं कि जिनको इंटर्नशिप के मौके तक नहीं मिलते, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे से देखे हैं कि हमसे भी रिव्यू करते हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी करते हैं, वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर ऐसे ही बैठे होते हैं। तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जी हरमीत, आपकी इस क्वेश्चन से मुझे एक सक्सेस स्टोरी है जो कि हमने PTCL में ही देखी थी, वो मुझे याद आई है। और दैट वाज कि हमारा एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम भी नहीं था, जॉब्स थी, जिसके ऊपर बेसिकली आपने 6 to 8 मंथ का एक्सपीरियंस वाले कर रहे थे, मेन असिस्टेंट लेवल। उसमें वन ऑफ द स्टूडेंट्स केम इन एंड वन ऑफ द कैंडिडेट वाज कि जिसने अभी ग्रेजुएट किया था, लेकिन उसके पास वो इसलिए उसने अप्लाई किया था कि उसने अपने टेन्योर में 7 से 8 इंटर्नशिप्स की हुई थी अनपेड, और वो हमारे रेलेवेंट ही थी डिपार्टमेंट में। सो दिस वाज अ वेरी वेरी आई ओपनर एग्जांपल फॉर अस, और ये अभी की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट 5-6 इयर्स बैक। ठीक है, उसके अंदर फिर ये हुआ कि उसकी वजह से एक प्रोग्राम ये वाला आया, क्योंकि हम जॉब नहीं दे सके, क्योंकि 6 to 8 आपने ईयर का एक्सपीरियंस करना है। इंटर्नशिप्स वैलिड नहीं होती, काउंट नहीं करती, लेकिन क्योंकि आपने काम किया है तो वो आपके आगे मदद करती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट ही डिड इन दैट टेन्योर, एक ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो था PTCL में रन हुआ है 5 years बैक, टिल नाउ इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, और ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कम ओवर देयर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वो क्या करें? आपने सबसे पहले अपनी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्रॉप बॉक्स होता है, आप जाइए, यूज दैट ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप योर CV ओवर देयर। आपको आप बताइए कि यू वांट टू वर्क फॉर फ्री। ठीक है, हमारे यहाँ पे आजकल ये डिलेमा भी है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो फ्री काम नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। वो चाहते हैं कि निकलते ही उनको मैनेजर कर दिया जाए। ये एक्सपेक्टेशंस है ना, प्लीज इनको लोअर करके आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, वहां जहाँ के इंटर्नशिप्स करें, ड्रॉप बॉक्स में अपनी CVs डालें, डेफिनेटली समबडी इज गोइंग टू कॉल यू इन फॉर द जॉब। अच्छा, उसमें ये बताएगा कि एक ये भी होता है, जैसे कि आपने कहा ना कि आजकल फ्री इंटर्नशिप्स करने का रवाज ही नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर आप 8 घंटे अपने दे रहे हो और उस 8 घंटे में कुछ नहीं कर रहे तो आपको उसके भी पैसे मिलने चाहिए। आजकल ये भी बहुत रुझान है कि आप वो करियर चूज करते हो जिसमें पैसा ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो गए तो हर दूसरे बंदे ने यूट्यूब चैनल बना लिया है। मतलब हम आजकल देख रहे हैं भेड़ चाल। कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको पॉलिश करें, चाहे वो काम वो कोई भी नहीं कर रहा। अगर वो आप कर रहे हैं और आप उसमें एक्सपर्ट है तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता। करियर काउंसलिंग में ये बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रेंड में है उसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप देखें कि आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं।
जी सोहा, बेसिकली सबसे पहले तो ये होना चाहिए, आई थिंक ये सिर्फ इंडिविजुअल का अपना काम नहीं है, ये आपकी रियासत का भी काम है। दिस इज़ द वर्क ऑफ द सोसाइटी एज वेल एंड योर गवर्नमेंट एज वेल, कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएं जिनमें ये जो आप वाला क्वेश्चन है कि ये भीड़ चाल में लग जाते हैं, समझ नहीं आती है, कोई दोस्त बता देता है कि आईटी बहुत बूम कर रही है तो आईटी में चले जाते हैं, जबकि उनके अंदर वो स्किल ही नहीं होता। और इसके बाद कोई बता देता है कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो बेसिकली इट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल, आप उधर ज्वाइन कर लें। आप ये नहीं होमवर्क करते कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए यू नीड 5 years ऑफ द टेन्योर। आपके अक्सर जो स्पेशली मेल हैं, दे वांटेड टू गेट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हाउस, और वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आना चाहते हैं। जब आप इस तरह की डिग्रीज में अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि यू नो दे रिक्वायर द फुल अटेंशन कि आप जॉब वर्ल्ड में भी जाएं। तो बेसिकली गोइंग बैक टू द वोकेशनल सेंटर जो कि गवर्नमेंट आपकी प्रोवाइड करती है, सबसे पहले उनका ये काम है कि ये आपको दी जाएं, आप वहाँ पे स्किल लर्न करें, और उस स्किल को बड़ा आसान होता है एक बेसिकली रियल वर्ल्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना। तो अगर आपको लगता है, अगेन कैंडिडेट काउंसलिंग का जो आपका क्वेश्चन है कि बेसिक कहाँ से बनाई जाए कि उनको पता चले कि दिस इज द राइट एरिया फॉर देम, सो व्हाट आई थिंक इज कि सबसे पहले आपने उनको ये देना है कि जब आप यूनिवर्सिटी में हैं, अगेन इंटर्नशिप्स इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कि जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएं तो आप ये जरूर जॉब्स के अंदर जिसके अंदर आपने इंटर्नशिप की है उसको शेयर करें। अगर उधर रहते हुए रोटेशन हर डिपार्टमेंट के, स्पेसिफिकली मल्टीनेशनल्स, टेलीनॉर, एंग्रो, ये सारी की सारी, जैज एज वेल, ये सारी की सारी आपको प्रोवाइड करती है रोटेशंस। आप उन कंपनीज को ज्वाइन करें, रोटेशंस पे जॉब्स भी करना शुरू कर दें, तो वहां से टेक योर ओन instinct के where you want to at least get yourself started in। उसके बाद ये सारे आपके लिए खुले हुए हैं। और प्लीज अगेन आप वाली बात, don't go with the departments। अच्छा, अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उस सारी डिस्कशन में हमारा मेन फोकस इसी बात पर रहा है कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज से ही आपको काम शुरू कर देना चाहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर द एंड ऑफ द डिग्री और एंड ऑफ द कॉन्वोकेशन के दिन का आप इंतजार ना करें। लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो करियर काउंसलिंग में ख़ास तौर पे इंतखाब करने में, ओरिएंटेशन में आपसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं, और बच्चे बता देते हैं। लेकिन 4 साल BS की बार बार फोकस इसलिए करें बिकॉज ज़्यादातर बच्चे छोटे BS के होते हैं जिन्होंने अपने आप को माइंड मेकअप करना होता है कि हमने ये बनना है। ज़्यादातर थ्रेटिकल अप्रोच होती है, मतलब आपको 42 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एक BS में, और उस 42 सब्जेक्ट में थ्रेटिकल अप्रोच कोई एक आधा प्रैक्टिकल होगा। अगर मैंने पाकिस्तानी मीडिया में काम करना है तो मुझे PCR का, MCR का, फील्ड का, बीट्स का, हर चीज़ का पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत कम होना यूनिवर्सिटीज़ में, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है जो कि आपको एट द एंड ऑफ द डिग्री एक शॉक देता है कि आप क्या करना है, व्हाट टू डू। जी सोहा, गोइंग ऑन दिस इज द सेम पॉइंट, जो यूनिवर्सिटीज़ की बात हरमीत और आप कंटिन्यूसली एक ही उस पर वो कर रहे हैं, उसी में सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो यही है कि बेसिकली आपने एक सेंटर जो हम वोकेशनल कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट से, एक रियासत से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने एक सेल बनाना है जिस सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रिक्रूटर, मैं जब इंटरव्यू करती हूँ तो आई कैन एग्जैक्टली सी कि द अदर पर्सन व्हाट टैलेंट ही और शी हैज़, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली सेल्स का फ्लेयर है, वो फाइनेंस का बंदा लग रहा है, वो मे बी एन HR है, मे बी वो इंजीनियरिंग साइड पे है, सो यू नो आई हैव द फ्लेयर एंड आई कैन अंडरस्टैंड। इसी तरह से आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट बनाएं, उस डिपार्टमेंट के अंदर आप 1 से 2 लोग ऐसे हायर करें जो कि जब लोग स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो उनसे 1 या 2 मिनट का इंटरव्यू जरूर करें, और अगर उनको नजर आता है कि उसके अंदर ये स्किल है तो उसको इस चीज को गाइड करने की कोशिश करें कि आपकी पर्सनैलिटी में मे बी सेल्स की, आपको पता है एक बड़ी, मैं एग्जांपल जो दे रही हूँ, सेल्स की एक बड़ी अपकमिंग पर्सनैलिटी होती है। यू हैव टू बी वेरी ऑन द स्पॉट, यू नीड टू नो द प्रोडक्ट, यू नीड टू बी यू नीड टू नो द पिच ऑफ द सेल्स। तो अगर उसके अंदर आपको कोई भी ये क्वालिटीज नजर आती हैं तो उसको उस पर डायरेक्ट करें, उसको समझाएं कि ये डिपार्टमेंट वो कर ले। अगर तो वो करते हैं गुड इनफ, एटलीस्ट दे विल नो द लाइन ऑफ दैट। बहुत ज्यादा ऐसी बातें थी जो कि मेरे खास को, खास तौर पर यूनिवर्सिटी गोइंग को समझ आ गई होगी कि वक्त ज़ाया ना करें, थोड़ा सा वक्त निकालें और सोचें कि आपकी एक्सपर्टी क्या है, उसे पॉलिश करें और इंशाल्लाह उस स्टेप कैश करेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि यस, ये ज़रूरी था कि भेड़ चाल से निकल कर कुछ अलग सोचा जाए। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे, और आज है जुम्मा और आगे 2 दिन होगी हमारी छुट्टी। आप भी वीकेंड खूब एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।